गलत भी कर रही तो हे, मेरी सरकार। अब उतारो अपने जीवन में। जहां लोग पीड़ित होंगे किसी अलग समुदाय से, उस समुदाय से उसको जो है आजादी दिलवा दूंगा मैं क्या हूं? मैं नेता हूं। जहां लोग महिलाओं का सम्मान नहीं करते होंगे, जहां महिलाएं पुरुषों का सम्मान नहीं करते होंगे, तो बराबरी ले आऊंगा मैं। क्यों? क्योंकि मैं नेता हूं। बहुत गंभीर विषय पे चर्चा चल रही है, यानी स्कोप एंड डोमेन। कैन कौन कैन। हालांकि जीव ना कभी कभी लटर पटर लपलपा जाती है। बिल्कुल उतारो अपने जीवन में। ओके भाई पक्का। देखो इस तरीके से समझाऊंगा ना कि कलेजा दिल वल सब उड़ जाएगा, है ना, मजा आ जाएगा। तभी तो मैं समाज बदल पाऊंगा, वरना मैं भी तो बकलोल कहलाऊंगा। उतारो अपने जीवन में, ये चीज चल रही है समाज के अंदर। मैं आया नेताजी बनके। क्या हो रहा है? तो लोग बोल रहे हैं हमारे यहाँ महिलाओं को मारते हैं, बहुत पीटते हैं, देखो मेरे को मारा है, बहुत ज्यादा मारा है, निशान बना दिया मार के पति फेवड़ा। तो ये चीज है। अब क्या किया जाएगा इस पे? किसी के सिद्धांत नहीं समझेंगे उस टॉपिक के ऊपर तो पल्ले पड़ेगा नहीं, बच्चे टकले हो जाएंगे अचानक से। अर्थ और जो मैं पॉइंट समझाऊंगा, लेकिन ऐसा 5 क्वेश्चन जिसको बिल्कुल चाट के पढ़ेंगे हम लोग, बिल्कुल रगड़ देंगे। उस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग बीए पॉलिटिकल साइंस का, बीए ऑनर्स कर रहे हैं हम लोग पॉलिटिकल साइंस का, सेमेस्टर 1 है। जो बुक हम लोग पढ़ रहे हैं वो है राजनीतिक सिद्धांत की समझ, अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। ये सेमेस्टर 1 की पहली किताब है और इसके अंदर मैंने एक चैप्टर पढ़ा दिया है। आप लोग जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और टोटल जो है इस बुक के अंदर 10 चैप्टर है। जैसे ये बुक खत्म हो जाएगी फिर नेक्स्ट बुक करेंगे हम लोग। देखिए लाइन वाइज पढ़ाने का मकसद एक ही है कि मेरे को खुद को संतुष्टि नहीं होती कि अगर एक भी चैप्टर छूट जाए, कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो छूट जाए तो खुद को संतुष्टि नहीं होती है। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, लाइन वाइज सारे चैप्टर, थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन हाँ ये सारी चीजें मैं तैयार करके आप लोग के लिए पूरा का पूरा सिलेबस तैयार कर दूंगा। पहला सेमेस्टर पहले से लेकर छठे सेमेस्टर तक का सारा बुक और सारी जो है चैप्टर जल्दी कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, ऐसी हिस्ट्री ऑनर्स का भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला नंबर 2 है राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, इसकी प्रकृति। याद रखना है क्या क्या चीजें दे रखी है। राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ पढ़ना, ये चैप्टर नंबर 2 है। इससे पहले वाला चैप्टर मैं कंप्लीट करा चुका हूं। आप लोग जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में जो मर्जी वो कर सकते हैं। ठीक है तो ये जो चैप्टर है राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ पढ़ेंगे। इसमें क्या अर्थ होता है, इसकी क्या प्रकृति है, ठीक है, नेचर क्या है, इंग्लिश वाले भी साथ साथ पढ़ते रहेंगे, और इसकी उपयोगिता। आखिरकार राजनीतिक सिद्धांत की उपयोगिता क्या है, यानी ये यूटिलिटी क्या है इसकी, है ना, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग इसको, राजनीतिक सिद्धांत को। ठीक है, प्रकृति, अर्थ, नेचर क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, और यूटिलिटी क्या है। तो ये सारी चीजों का हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अर्थ पढ़ रहे हैं। राजनीतिक सिद्धांत आखिरकार होता क्या है वो हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। देखिए सबसे पहले चैप्टर को समझना बहुत जरूरी होता है, आगे बात समझ में। तो राजनीतिक सिद्धांत, राजनीति तो सबको पता है, राजनीति क्या है। देखिए क्लास 12th में आप लोगों ने या 11th क्लास में पढ़ा होगा कि राजनीतिक विज्ञान क्या होता है या राजनीतिक सिद्धांत। तो राजनीति को बिल्कुल अलग रख के देखना होता है। राजनीति में क्या होता है, हर चीज व्यवहारिक रूप से चल रही होती है। जैसे चुनाव लड़ना, मैं चुनाव में खड़ा हूं, मैं वोट दे रहा हूं, ये सारी चीजें होते हुए नजर आ रही हैं। रैलियों में जाना, रैलियां करना, ये सारी चीजें हो रही होती हैं, ये व्यवहारिक रूप से नजर आ रहा है, हम इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये राजनीति है केवल। लेकिन अगर उन्हीं सारी चीजों का सरकार, शक्ति, सत्ता, दबाव समूह, निर्वाचन, विशिष्ट वर्ग, दल समूह, जो चीजें होंगी ढिंचिक जितनी भी चीजें हैं, सबका अगर हम अध्ययन करने लग जाएं तो ये क्या कहलाएगा, राजनीतिक शास्त्र या राजनीतिक विज्ञान। लेकिन हाँ यहां बात हो रही है राजनीतिक सिद्धांत की। तो एक चीज याद रखना हमेशा आप लोग, राजनीतिक सिद्धांत का मतलब होता है कि अलग अलग विचारकों द्वारा राजनीति के ऊपर क्या क्या अपनी राय दी गई है। वो राजनीति में क्या है, सरकार, राज्य, सत्ता, समूह, इन सब के ऊपर जो जो विचारकों ने अपनी अपनी सिद्धांत दिए हैं उन्हीं को जो है क्या कहा जाता है, राजनीतिक सिद्धांत। क्लियर हो गया? अगर समझ में आ गया होगा तो एक बार बिल्कुल बढ़िया से नाच लो बाल घुमा घुमा के। ठीक है, चलिए तो ये चीज है, क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भाई। चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है, 5 क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा 5 क्वेश्चन जिसको बिल्कुल चाट के पढ़ेंगे हम लोग, बिल्कुल रगड़ देंगे उन क्वेश्चनों को। आगे बढ़ समझ में, चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए ध्यान सुनना है सभी लोग को। पहला क्वेश्चन है राजनीतिक सिद्धांत। याद रखना, बोला जा रहा है कि राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थ्योरी से आप क्या समझते हैं। तो भाई सिंपल सा बात है, अभी तक तो सारे बच्चे समझ ही गए होंगे कि राजनीतिक सिद्धांत से क्या समझते हैं, कि अलग अलग विचारकों द्वारा दिया गया अपना सिद्धांत। भाई मेरा अलग सिद्धांत है,
मैं किसी से झगड़ा नहीं करता, मैं किसी को मुंह नहीं लगाता, मैं किसी से फालतू नहीं बोलता, मेरा सिद्धांत है ना। ऐसी अलग अलग विचारकों का सिद्धांत रहता है, थ्योरी रहती है, किसको लेकर? राजनीति को लेकर। आगे बात समझ में? तो ये चीज याद रखनी है, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, सबको समझ में आ गया? चलिए, तो राजनीतिक सिद्धांत यानी पॉलिटिकल थ्योरी से आप क्या समझते हैं, इसके मुख्य तत्व पढ़ेंगे हम लोग और अर्थ पढ़ेंगे कि विस्तृत व्याख्या करेंगे, ठीक है? तत्व और अर्थ, और जो मैं पॉइंट समझाऊंगा वो अच्छे से समझना है सबको, है ना? देखो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलिटिकल थ्योरी, एक्सप्लेन इट्स मेन कंपोनेंट्स यानी तत्व पढ़ेंगे, एंड मीनिंग पढ़ेंगे। राजनीतिक सिद्धांत के तत्व क्या है, मीनिंग क्या है ना, अर्थ क्या है, इन डिटेल के अंदर। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये होने वाला है, ढंग से सुनना है और ऐसा सुनना है बिल्कुल जो है नाचते रहो। देखिए ध्यान से बिल्कुल सुनना। पहले हम लोग भूमिका पढ़ेंगे, भूमिका को अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं, फिर आगे देखते हैं। देखिए हो, ध्यान सुनना। भूमिका, इंट्रोडक्शन। तो राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान का, ध्यान सुन लेना, राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण और आधारभूत हिस्सा है। देखिए राजनीति विज्ञान है क्या, मैंने अभी बताया था ना कि सरकार, राज्य सरकार, शक्ति जो पावर है उसकी शक्ति, सत्ता जो उसमें बैठे हैं, प्रभुत्व, दबदबा, जो भी सारी चीजें हैं XYZ राजनीति के अंदर, वो राजनीति है केवल, उसको व्यवहारिक रूप से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन अगर विज्ञान लग गया यानी हम उन चीजों का क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हमारी किताब का नाम क्या होता है, राजनीतिक विज्ञान, ठीक है? तो वही बोल रहा है। लेकिन सिद्धांत क्या है, अगर राजनीति विज्ञान के अंदर जो चीजों का हम अध्ययन कर रहे हैं उस पर अलग अलग विचारकों ने अपनी राय दे दी, सिद्धांत दे दिया। जैसे स्वतंत्रता के ऊपर किसी ने बोल दिया, स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्षता, दबाव समूह, जिस भी चीज के ऊपर है, जब हम अपना सिद्धांत दे रहे हैं तो क्या बन जाता है, राजनीतिक सिद्धांत। समझ में आ गया? ठीक है ना? चलो, राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण, याद रखना, राजनीतिक सिद्धांत जो है वो राजनीतिक विज्ञान के अंदर सबसे महत्वपूर्ण। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि भाई जब तक हम किसी की बातें नहीं समझेंगे, किसी के सिद्धांत नहीं समझेंगे उस टॉपिक के ऊपर, तो पल्ले पड़ेगा नहीं, बच्चे टकले हो जाएंगे अचानक से। उसके बाद महत्वपूर्ण आधारभूत हिस्सा है। सिद्धांत शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द थ्योरिया से हुई है, याद रखना। राजनीतिक जो ये सिद्धांत है ना उसकी उत्पत्ति किससे हुई है, ग्रीक शब्द से, किससे, थ्योरिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है एक ऐसी मानसिक दृष्टि। ध्यान सुन लेना, सबकी अपनी अलग अलग मानसिक दृष्टि होती है कि नहीं। देखो जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, क्या स्वतंत्रता की परिभाषा क्या आप लोग सेम टू सेम लिख सकते हो क्या? बिल्कुल भी नहीं। जितने भी बच्चे देख रहे हैं सब अपनी अपनी राय अलग अलग देंगे स्वतंत्रता के ऊपर, तो वही सबका सिद्धांत है। आगे बात समझ में? चलिए, तो वही बोल रहा है जिसका अर्थ होता है एक ऐसी मानसिक दृष्टि जो किसी वस्तु या घटना को समझने में मदद करती है। किसी भी टॉपिक को समझने के लिए सिद्धांत बहुत, कौन याद कर रहा है? उस दिन भी पिछली वाली वीडियो में भी याद कर रहा था कोई, ठीक है? ऐसे नहीं करा करो, पढ़ा लेने दो। तो सरल शब्दों में अगर कहें तो राजनीतिक सिद्धांत वह विधा है जो राजनीतिक जीवन, ध्यान सुन लेना, मान लो राजनीतिक सिद्धांत है, अलग अलग हर टॉपिक के अपने अलग अलग सिद्धांत होंगे, जितने विचारक होंगे। तो क्या है, राजनीतिक जीवन, सरकार की नीतियों, जो सरकार की नीतियां होती हैं, समाज के नियमों और स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे मूल्यों का व्यवस्थित और गहराई से अध्ययन करती है। याद रखना, हम बिल्कुल डीप में जब हम पढ़ते हैं तो अलग अलग विचारकों के सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। अगर आप स्वतंत्रता को भी पढ़ोगे ना तो अलग अलग विचारक अलग अलग सिद्धांत देते हैं। समझ में आ गई? तो वही है सिद्धांत, ठीक है? अगर समझ में आ रहा हो तो भाई प्लीज, जो मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं, आप लोग खुद चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक बा? चलिए, तो ये चीज है। उसके बाद कुछ बातें बोली जा रही हैं, जैसे शाब्दिक अर्थ की परिभाषा अगर देखें, शाब्दिक अर्थ क्या है वो देखो। राजनीतिक सिद्धांत दो शब्दों से मिलकर बना है, राजनीतिक जिसका मतलब होता है समाज और सत्ता से जुड़ा हुआ। राजनीतिक क्या है, समाज और सत्ता से जुड़ा हुआ है ना।
और सिद्धांत का मतलब है किसी भी विषय पर गहराई से सोच विचार करना। जॉन प्लेमेनॉट्स के अनुसार, इनका नाम याद रखना, ये क्या बोल रहे हैं, इनके अनुसार राजनीतिक सिद्धांत का कार्य है उन विचारों को स्पष्ट करना, ध्यान सुनो, उन विचारों को स्पष्ट करना जिनका उपयोग राजनीतिक, याद रखना, जिनका उपयोग राजनीतिक चर्चा में किया जाता है। जो जो विषय राजनीति के अंदर आ रहा है सबके ऊपर अलग अलग सिद्धांत दिया जाता है कि नहीं। तो एंड्रयू हैकर क्या बोलते हैं, एंड्रयू हैकर ने कहा कि यह एक तरफ जहां तथ्य मतलब वैल्यूज, तथ्यों का वैज्ञानिक अध्ययन है, वहीं दूसरी तरफ मूल्यों का नैतिक अध्ययन है। तो राजनीतिक सिद्धांत क्या है, किसी भी चीज को माप तोल करके अपनी राय देना। कोई भी सिद्धांत उठपटांग तो नहीं दे देगा ना भाई, तो पहले सोचेगा, विचारेगा, बहुत ढंग से पढ़ेगा, पढ़ाएगा भी, समझेगा, तब जाकर जो है उसको पेश करता है। समझ में आ गया, तो ये चीज हो गया। उसके बाद है राजनीतिक सिद्धांत के 3 मुख्य तत्व क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना। देखो किसी भी, अगर मैं पॉइंट को समझा रहा हूं, मान लो सेकंड समझा रहा हूं, जो भी समझा रहा हूं, अगर यहाँ 6 लाइनें हैं तो आप 6 लाइन अपने मन से लिख सकते हो। कैसे, जो मैं अपनी बातें बोलता हूं, जो आप लोग को समझा रहा हूं, है ना। यही होता है ग्रेजुएशन के अंदर या किसी भी बड़े एग्जाम के अंदर। जब हमें पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, पूरी की पूरी थ्योरी समझ में आ गई है, तो उसको क्या करो, अपने मन से बना के लिखो। ये होते हैं पॉलिटिकल और हिस्ट्री वाले बच्चे, ठीक है। चलिए, तो राजनीतिक सिद्धांत के 3 मुख्य तत्व कौन से हैं वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए राजनीतिक सिद्धांत के 3 मुख्य तत्व, तो राजनीतिक सिद्धांत के 3 मुख्य तत्व, 3 कोर कंपोनेंट्स क्या है वो देख लेते हैं। डेविड हेल्स के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत में 3 महत्वपूर्ण तत्व हमेशा शामिल होते हैं, वर्णनात्मक या तथ्यात्मक तत्व, एम्पिरिकल एलिमेंट। ये क्या बताता है, देखो, वर्णनात्मक और तथ्यात्मक। वर्णनात्मक मतलब अपनी बात को प्रस्तुत करना तथ्यों के साथ, सबूत के साथ। जैसे यह बताता है कि समाज और राजनीतिक संस्थाएं, याद रखना, समाज और राजनीतिक संस्थाएं वास्तव में क्या हैं। वर्णनात्मक और तथ्यात्मक क्या बताता है कि राजनीति के अंदर, याद रखना, राजनीतिक संस्थाएं वास्तव में, संस्थाएं मतलब क्या है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, जो यही सब संस्थाएं तो है ना। तो ये क्या है, यह तथ्यों, डेटा और वैज्ञानिक टिप्पणियों पर आधारित है। याद रखना, हम क्या पढ़ रहे हैं, राजनीतिक सिद्धांत के 3 मुख्य तत्व पढ़ रहे हैं। 3 चीजें होती है राजनीतिक सिद्धांत को जानने के लिए, 3 चीजें, देखो कैसे, वर्णनात्मक और तथ्यात्मक। इसमें क्या चीज, तथ्यात्मक और वर्णनात्मक, बिल्कुल कंपोनेंट्स को अच्छे से छानबीन करके पढ़ा जाता है। कैसे, क्या, तो देखो, कोई भी संस्था है वो क्या है, यह तथ्यों, डेटा और वैज्ञानिक टिप्पणियों पर आधारित होता, तब जाकर वर्णन किया जाता है। राजनीतिक सिद्धांत ऐसे नहीं बन जाता, याद रखना। राजनीतिक सिद्धांत, अपना सिद्धांत कब तैयार किया जाता है, पहला तो वर्णनात्मक और तथ्यात्मक, उसका वर्णन किया जाता है, तथ्यों के साथ वर्णन किया जाता है, सबूतों के साथ, आखिरकार वो है क्या, तब जाकर अपना सिद्धांत देते हैं। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा, सिद्धांत देने में क्या चीज होती है, मूल्यांकन और नैतिक तत्व। मूल्यांकन बहुत जरूरी होता है। देखो, जब भी हम कोई एग्जाम लिखते हैं तो उसको मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन मतलब मूल्य निर्धारित करना, इसको 100 में से 50 मिलने चाहिए, इस वाली को 100 में से 20 मिलना चाहिए, ऐसे मूल्यांकन करना जरूरी होता है ना। देखो, तो नॉर्मेटिव एलिमेंट्स यह बताता है कि समाज या राज्य कैसा होना चाहिए, ये बताता है क्या है, ये बताता है कैसा होना चाहिए, ठीक है। कैसा होना चाहिए मतलब, हाँ इस चीज में गलती है, ये ऐसी होनी चाहिए, ऐसे, ठीक है। और यह न्याय, ध्यान सुनना, यह न्याय, स्वतंत्रता, नैतिकता के आदर्शों की बात करता है। ये बोलता है कि भाई क्या होना चाहिए, न्याय, स्वतंत्रता, नैतिकता। नैतिकता मतलब अच्छे विचार कैसे हम लोगों के सामने प्रस्तुत करें। देखो, एक 2 तरीके के लोग होते हैं नेता सब, एक अच्छा नेता होता है, एक बुरा नेता होता है जो किसी की परवाह नहीं करता, उसके अंदर नैतिक मूल्यों की कमी है, उसके अंदर अच्छी मैनर्स है ही नहीं, दूसरे की बातों को, दूसरों को अच्छा समझना, दूसरों के लिए अच्छा करना, उसके पास नैतिक मूल्य है। तो क्या है, मूल्यांकन, उसने किसी ना किसी अच्छे का, या तो
सिद्धांत पढ़ा होगा या खुद उसको अपने अंदर उतारा होगा। तो राजनीतिक सिद्धांत के 3 मुख्य तत्व होते हैं। ऐसी राजनीतिक सिद्धांत तैयार नहीं हो जाता, वो 3 चीजों से तैयार होता है। तो पहला वर्णनात्मक और तथ्यात्मक, दूसरा है मूल्यांकन या नैतिक तत्व, ये भी होता है, और एक होता है वैचारिक तत्व यानी आइडियोलॉजिकल एलिमेंट। मतलब यह समाज को बदलने, याद रखना, समाज मान लो घटिया है, मैं नेता बन के आया हूं, ओए मैं नेता हूं, ठीक है, मान लो समाज बहुत घटिया है, समाज के अंदर कुप्रथाएं, गंदी चीजें भरी हुई हैं, महिलाओं को सम्मान नहीं है, महिलाओं को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, ये चीज चल रही है समाज के अंदर। मैं आया नेताजी बन के, क्या हो रहा है? तो लोग बोल रहे हैं हमारे यहाँ महिलाओं को मारते हैं, बहुत पीटते हैं, देखो मेरे को मारा है, बहुत ज्यादा मारा है, निशान बना दिया मार मार के, पति बेवड़ा। तो ये चीज है। अब क्या किया जाएगा इस पे? अब मैं क्या करूंगा कि आइडियोलॉजिकल एलिमेंट यानी यह समाज को बदलने, मैं आया हूं समाज को बदलने, इस तरीके की व्यवस्था लगाओ, इस तरीके, क्योंकि मैंने क्या करा, मैंने सिद्धांतों को पढ़ा है। और कैसे सिद्धांतों को? अच्छे अच्छे विचारकों के सिद्धांतों को अच्छे अच्छे विद्वानों के सिद्धांतों को पढ़ा है मैंने, तभी तो मैं समाज बदल पाऊंगा, वरना मैं भी तो बकलोल कहलाऊंगा। तो इसी वजह से देखिए, यह समाज को बदलने, उसे बनाए रखने के लिए एक विशेष विचारधारा, जैसे उदारवाद, क्या पता मैं उदारवादी विचारधारा को मानता हूं, क्या पता मार्क्सवादी, क्या पता समाजवादी का समर्थन करता है। तो बच्चों देखो, तो समझ में आ गया, राजनीतिक सिद्धांत के 3 मुख्य तत्व होते हैं। कोई भी सिद्धांत 3 चीजों से होकर गुजरता है, वर्णनात्मक या तथ्यात्मक हो सकता है, मूल्यांकन या नैतिक तत्व, वैचारिक तत्व भी बहुत जरूरी है किसी भी सिद्धांत को लिखने से पहले। मान लो आप अपना सिद्धांत लिख रहे हो, तो ये सारी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए, तब जाकर आप वो कर सकते हो, ठीक है। चलिए, उसके बाद है अध्ययन का मुख्य, भाई पक्का देखो इस तरीके से समझाऊंगा ना कि कलेजा दिल वल सब उड़ जाएगा एक बार, है ना, मजा आ जाएगा। चलिए देखते हैं, अध्ययन का मुख्य क्षेत्र क्या है, स्कोप एंड डोमेन। मतलब अध्ययन का मुख्य क्षेत्र क्या है, क्वेश्चन मार्क को ना दोबारा से एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लेते हैं, ताकि क्वेश्चन बार बार पढ़ना चाहिए, ठीक है। देखो क्वेश्चन है, राजनीतिक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, इसके मुख्य तत्वों, अर्थ और विस्तृत व्याख्या। तो राजनीतिक सिद्धांत क्या, वो तो पढ़ लिया था, इसके मुख्य तत्व भी पढ़ लिए, और अर्थ क्या है, विस्तृत व्याख्या, अर्थ क्या है, अब अर्थ वगैरह भी जान लेंगे ना भाई। देखिए, अध्ययन का मुख्य स्रोत क्या है, अध्ययन का मुख्य स्रोत, तो अध्ययन का मुख्य क्षेत्र क्या है, कहां कहां हम पढ़ते हैं राजनीतिक सिद्धांत, कहां कहां नजर आता है। स्वतंत्रता पढ़ रहे हैं तो उसमें नजर आ रहा है, अरे ये इस विद्वान ने अपना सिद्धांत दिया है, वाओ क्यूट। तो देखो बोला जा रहा है इसके अंतर्गत राज्य की प्रकृति पढ़ते हैं हम, ठीक बा, कहां गया पेंसिल, ये रहा। तो इसके अंदर राज्य की प्रकृति, संप्रभुता, संप्रभुता मतलब होता है शासन चलाना, अच्छा चल रहा बुरा चल रहा वो अलग बात होती है। नागरिक, सरकार के बीच संबंध, नागरिक और सरकार के बीच में कैसे संबंध है, ये हम सिद्धांतों में पढ़ते हैं। सत्ता का औचित्य और विभिन्न प्रकार की शासन प्रणालियां, जैसे हम क्या पढ़ते हैं, लोकतंत्र पढ़ लिया, तानाशाही है, जैसे किसी का दबदबा होता है ना, जैसे किंग जोम का दबदबा है ना, व्यापक अध्ययन किया जाता है। यह केवल इतिहास ही नहीं है, यह केवल इतिहास नहीं है, बल्कि वर्तमान समस्याओं का समाधान भी ढूंढता है भाई। तो मुख्य क्षेत्र क्या है, हम इसमें किन किन चीजों को पढ़ते हैं राजनीतिक सिद्धांत के अंदर, तो क्या क्या चीजों का अध्ययन किया जाता है, मुख्य क्षेत्र क्या है, समझ में आ गया ना भाई। यानी स्कोप एंड डोमेन, कैन कौन कैन हालांकि जीव ना कभी कभी लटर पटर लपलपा जाती है बिल्कुल चलिए, उसके बाद है दार्शनिक और वैज्ञानिक सोच। दार्शनिक और वैज्ञानिक सोच की अगर मैं बात करूं तो क्या होगी दार्शनिक और वैज्ञानिक सोच, जैसे सिंथेसिस ऑफ फिलोसफी एंड साइंस। तो ये क्या है वो देखिए, यह सिद्धांत जहां एक तरफ प्लेटो, अरस्तु, मार्क्स जैसे महान दार्शनिकों के विचारों को समेटे हुए है, यानी हर किसी का सिद्धांत है कि नहीं है बताओ, राजनीति के अंदर बहुत सारे सिद्धांतकार हैं। और वहीं आधुनिक युग में अगर देखें तो यह राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों जैसे सर्वे, डेटा एनालिसिस का भी उपयोग करता है। तो ये चीज हो गया, समझ में आ गया। चलिए, तो ये हमने पढ़ लिए कुछ पॉइंट इसके, ठीक है। कौन कौन से पॉइंट पढ़े हैं तो देखिए, तो राजनीतिक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, इसके मुख्य तत्व और अर्थ, तो भूमिका हमने पढ़ ली,
शाब्दिक अर्थ पढ़ लिया, ठीक है, यानी ये शाब्दिक अर्थ पढ़ा। उसके बाद राजनीतिक सिद्धांत के 3 मुख्य तत्व पढ़ लिए, किन तत्वों को मिलाकर राजनीतिक सिद्धांत तैयार किया। आप मान लो सिद्धांतकार बनना चाहते हो तो आपके अंदर क्या गुण होने चाहिए, क्या तत्व होने चाहिए, तो ये तीनों उतारो। अध्ययन का मुख्य क्षेत्र, कहाँ कहाँ हम इन चीजों का अध्ययन कर पाते, किन चीजों को पढ़ते हैं इनके अंदर सिद्धांतों में। दार्शनिक और वैज्ञानिक, मतलब कौन कौन से वैज्ञानिक और वो आए, है ना। चलिए निष्कर्ष क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला, बोलो बोलो क्या निकला, वो देखो निष्कर्ष। यानी अतः स्पष्ट है कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक वास्तविकताओं की, ध्यान सुन लेना, राजनीतिक वास्तविकताओं की, एक्चुअल में राजनीति क्या है, तो राजनीतिक वास्तविकताओं का केवल एक वर्णन नहीं है। याद रखना, ये क्या स्पष्ट करता है, स्पष्ट है कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक वास्तविकताओं का केवल वर्णन नहीं है, बल्कि यह समाज को बेहतर बनाने का एक वैचारिक और नैतिक रोड मैप है। आप नेता बनना चाहती हो ना, जो लड़कियां मान लो कोई नेता बनना चाहती है, मैं हूं नेता, तो नेताजी बनना चाहती हो अगर आप, तो अगर आपने कई सिद्धांतकारों के कई सिद्धांत का अध्ययन किया है तो जाहिर सी बात है आपका माइंड शांत और बिल्कुल आप किसी भी चीज को बिल्कुल डिटेल में समझोगी। आगे बात समझ में, ये चीज है, ठीक है। चलिए, और ये सिखाता है और छात्रों को समाज को एक विश्लेषणात्मक नजर से देखना सिखाता है, यानी कि एक अच्छे से समाज को देखने का, है ना। अब बैड बिहेवियर नहीं लाओगे क्योंकि आपने सिद्धांत बहुत सारे पढ़े हैं। पहला क्वेश्चन मैंने निचोड़ के बिल्कुल गाड़ दिया है कपड़े की तरह। चलिए, तो इंग्लिश वाले बच्चे इंट्रोडक्शन उसका मैंने बताया आपको, मीनिंग एंड डेफिनेशंस बताई, 3 एसेंशियल कंपोनेंट एंड पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ाया, जिसके अंदर एम्पिरिकल कंपोनेंट, नॉर्मेटिव कंपोनेंट, आइडियोलॉजिकल कंपोनेंट, ये 3 चीजें पढ़ी। बोर्ड स्कोप की बात करी हमने इसके अंदर, और ब्लेंडिंग फिलोसफी एंड साइंटिफिक इंक्वायरी ये पढ़ी हमने, ठीक है, और कंक्लूजन निकाल दिया। ठीक है, हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, याद रखना। कौन से चैनल पे पढ़ रहे हैं, साइमन क्लास यूट्यूब चैनल, आपका अपना चैनल, ठीक है, प्यार दे दो साइमन क्लास को अपना, है ना। चलिए अब देखते हैं, देखिए सब्सक्राइब करके इसलिए रखना, बेल आइकन का बटन ऑल दबा के इसलिए रखना क्योंकि अभी जो सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, 5, 6 सबकी मिल जाए, है ना। चलिए हो, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बढ़िया से, कि राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति, नेचर, ध्यान सुन लेना, बोला जा रहा है राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति, हमें यहाँ क्या पढ़नी है, प्रकृति यानी नेचर की विवेचना कीजिए। क्या यह विज्ञान है या कला है या फिर दर्शन है, तर्कों सहित समझाइए। तो ध्यान सुन लेना, क्वेश्चन बहुत ही घुमा फिरा के ऐसे पूछता है। तो राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति यानी नेचर क्या है, राजनीतिक सिद्धांत होता क्या है, उसका नेचर यानी किस तरीके से होता है सिद्धांत, और ये क्या यह एक विज्ञान है, क्या राजनीतिक सिद्धांत एक विज्ञान है। भाई सब कुछ का मिश्रण है राजनीतिक सिद्धांत, अगर मैं एक वर्ड में बोलूं तो। देखिए राजनीतिक क्या एक विज्ञान है या कला है, कला तो है ही भाई, क्यों कला नहीं है, मैं नेता हूं, है तो मैं क्या करूंगा, अपनी कला से, अपनी कलाकारी से लोगों का भला करूंगा। जहां लोग पीड़ित होंगे किसी अलग समुदाय से, उस समुदाय से उसको जो है आजादी दिलवा दूंगा मैं क्या हूं, मैं नेता हूं। जहां लोग महिलाओं का सम्मान नहीं करते होंगे, जहां महिलाएं पुरुषों का सम्मान नहीं करते होंगे, तो बराबरी ले आऊंगा मैं, क्यों, क्योंकि मैं नेता हूं। हरी बात समझ में, बहुत गंभीर विषय पे चर्चा चल रही है। चलिए उसके बाद पहला तो ये देख ले, चलो अब देखते हैं आगे क्या है। तो भूमिका हमने पढ़ लिया, डिस्कस द नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, इज इट अ साइंस एंड आर्ट एंड फिलोसफी, एक्सप्लेन विद सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स। चलो आर्गुमेंट करते हैं धगड़ धगड़, क्योंकि पॉलिटिकल के अंदर आर्गुमेंट ही होता है। चलिए भूमिका क्या है वो देखते हैं। राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति को लेकर अलग अलग विचारकों में हमेशा से मतभेद रहे हैं। कैसे मतभेद, कुछ इसे विज्ञान की तरह सटीक मानते हैं, ठीक है, कुछ इसे विज्ञान की तरह सटीक मानते हैं, कुछ इसे दर्शन की तरह नैतिक मानते हैं। देखो दर्शन मतलब अपनी चीजें दर्शाना, नैतिक मतलब अच्छी सोच वो, और तो कुछ इसे व्यवहारिक कला मानते हैं। व्यवहारिक कला मतलब कि मैं नेता हूं तो मैं अच्छे से व्यवहार करूंगा लोगों के साथ, ये भी एक कला है। भाई मैं पढ़ा रहा हूं आप लोग को, क्या ये कला नहीं है, समझना। एक अभिनेता मूवी बनाता है, क्या वो कला नहीं है।
आपकी मम्मी अच्छे से खाना बनाती हैं आप लोग के लिए, आपकी देखरेख करते हैं, क्या वो कला नहीं है? बहुत अच्छी कला है। तो वही चीज बोल रहा है, वास्तव में राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति बहुआयामी है। खत्म, सब खत्म। बहुआयामी मतलब कि हर तरीके से फैला हुआ है, कचड़ पचड़ पूरा फैला हुआ है। और मल्टी डायमेंशनल है। बहुआयामी मतलब मल्टी डायमेंशनल है, जिसमें विज्ञान, दर्शन, कला तीनों के गुण मौजूद हैं। तो कोई पूछेगा कि राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति क्या है, तो आप बोल दो सब मिक्स है। राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल है, जिसके अंदर क्या क्या है, तो विज्ञान है, दर्शन है, कला है, तीनों गुण है, वही राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति है। ठीक है, चलिए उसके बाद आ गया नेक्स्ट, राजनीतिक सिद्धांत एक विज्ञान के रूप में। चलो एक एक करके जरा जान लेते हैं कैसे। तो एक चीज में तो हम समझ गए ना कि ये क्या है, ये तीनों है, पर हाँ एक एक करके जान लेते हैं कैसे है। देखो राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति में ये क्या है, तो एक विज्ञान के रूप में बोला यार, राजनीतिक सिद्धांत एक विज्ञान के रूप में एज अ साइंस कैसे है। तो 20वीं सदी में, अगर मैं पहले, अभी 21वीं सदी चल रही है ना, अब पहले 20वीं सदी थी, 1900 का टाइम बोल रहा है यहाँ पे। ठीक है, देखो जब 20वीं सदी की बात करेगा तो सन 1900 की बात करेगा, 19वीं मतलब 1901 से लेकर मतलब आगे ये। अगर 21वीं शताब्दी की बात करेगा तो अभी सन 2000 चल रहा है, 2026, तो ये 21वीं शताब्दी चल रही है, यानी ऐसे चलता है पीछे। बोला जा रहा है 20वीं सदी में व्यवहारवादी क्रांति यानी बिहेवियरल रिवॉल्यूशन के बाद विचारकों जैसे डेविड ईस्टन, उस पुराने विचारक है ये, ने इसे विज्ञान बनाने पर जोर दिया। बोला कि राजनीतिक सिद्धांत क्या एक विज्ञान है, और उसका तर्क भी देते हैं। कैसे तर्क देते हैं वो देखो, इसमें राजनीतिक घटनाओं का, याद रखना, इसमें क्या करते हैं, राजनीतिक घटनाओं का व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, यानी समय समय पर इसका अध्ययन अच्छे से किया जाता है। देखो क्या बोल रहे हैं, इसमें राजनीतिक घटनाओं का व्यवस्थित, यानी घटनाएं पढ़ेंगे हम इसके अंदर, व्यवस्थित क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, यानी टाइम टू टाइम अध्ययन किया जाता है। जब तो देखो इन्होंने बोला इतिहास पढ़ो, जब तो हम अच्छे से समझ पाएंगे किसी भी चीज को। इसमें आंकड़ों और निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन का प्रयोग किया जाता है, यानी पुराने को देखो और नया करो, तो इस तरीके से और अच्छा हो जाएगा। और इसमें इसके माध्यम से कुछ हद तक इंसानी व्यवहार और चुनावी नतीजों की भविष्यवाणी की जा सकती है, यानी कुछ हद तक आप पुरानी चीजों को देखकर नई चीजों की भविष्यवाणी कर सकते हो, है ना। हालांकि यह भौतिक, यानी आज का भौतिक विज्ञान की तरह 100% सटीक नहीं हो सकता, लेकिन हाँ थोड़ा मोड़ा अनुमान लगा सकते हैं। तो ये समझ में आ गया क्या बोला, राजनीतिक सिद्धांत एक विज्ञान के रूप में। तो कैसे, तो इसमें जो पुराने फिलोसोफर हैं इसको अब व्यवहारवादी क्रांति बताते हैं। पुराने विचारकों में डेविड ईस्टन है, वो ये बताते हैं कि अध्ययन हमें इतिहास का भी कर लेना चाहिए, जब ही हम भविष्य में होने वाली चीजों का जो है हिसाब किताब निकाल सकते हैं। फिर आ रहा है राजनीतिक सिद्धांत एक दर्शन के रूप में। दर्शन क्या है, मतलब ये हमें क्या बहुत सारी चीजें दिखाता है। राजनीतिक सिद्धांत दर्शन के रूप में दिखा रहा है कुछ हमें, ये क्या दिखा रहा है, एज ए फिलोसफी। जैसे पारंपरिक तौर पर प्लेटो, पारंपरिक यानी पुराने तौर पर प्लेटो, हेगल और लियो स्ट्रॉस जैसे विद्वान इसे राजनीतिक दर्शन मानते हैं। राजनीतिक सिद्धांत क्या एक दर्शन भी है, यानी हमें दिखाता है कि देख भाई वो ऐसे शासन किया था, तू ऐसे कर। चलो बोला यार राजनीति दर्शन मानते हैं। उनका तर्क है कि राजनीति को मूल्यों से अलग नहीं किया जा सकता। दर्शन के रूप में इसकी प्रकृति, दर्शन के रूप में इसकी प्रकृति कैसी है वो देखते हैं। बोला जा रहा है यह न्याय, बोला जा रहा है यह न्याय, स्वतंत्रता, समानता जैसे शाश्वत मूल्यों की खोज करता है। ध्यान सुनना, इसमें क्या है, दर्शन में क्या है, ये दिखाता है, आपको बताता है कि पुराने टाइम पे ऐसे चलता था, इस टाइम पे ऐसे है, तो उसमें आंकड़े निकालो, ये ऐसे था तो अब मुझे इससे भी बेहतर करना है ना। और यह केवल यह नहीं देखता कि क्या हो रहा है, पुराना वाला क्या है वही देख रहा था, क्या हो रहा है क्या हो रहा है ना। पर ये जो है दर्शन, ये नहीं देखता क्या हो रहा है, बल्कि यह आदर्श राज्य यानी भविष्य में ये भी हो सकता है, इसकी भी कल्पना है, दर्शन करवाता है। देखो यानी पुराने पे ये हो रहा था, नए पे ये, अभी ये करो आगे ये हो जाएगा, ये तीनों पे जोर दे रहा है। यानी यह सही है और गलत के बीच
यह सही और गलत के बीच नैतिक अंतर को स्पष्ट करता है। पुराना नया दर्शन, और भविष्य में भी ऐसी चीज हो सकती है। पुराने वाले में जो इससे ऊपर पढ़े उसमें भविष्यवाणी करना बहुत लिमिटेड था, इस वाले में और अच्छा हो गया कि हाँ भविष्य में और अच्छा शासन हो सकता है, ऐसे चलाओ। तो ये हो गया। तीसरा है राजनीतिक सिद्धांत एक कला के क्षेत्र में। क्या राजनीतिक सिद्धांत क्या कला है? बिल्कुल हाँ भाई, कला कैसे नहीं है। पुराने विद्वानों की हमने सिद्धांत पढ़े, क्या मैं इसको अपने जीवन में उतार कर मैं एक नेता हूं, क्या मैं इस चीज को अच्छा नहीं कर सकता क्या? क्यों? तो सोच के देखो, राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति व्यवहारवादी है। व्यवहारवादी क्यों नहीं होगी? आप खुद सोच के देखो। मैं अगर नेता हूं, आप अगर नेता हैं, तो ये चीजें व्यवहार में ही तो उतारोगे, जब ही तो काम चलेगा। सिर्फ पढ़ लेने भर से काम चल जाएगा? नहीं, ये कला है। राजनीतिक सिद्धांत एक कला है, इसको अपने जीवन में उतारो जिससे लोगों का भला हो सके। आप किस लिए नेता बने हो? इसीलिए ना। तो देखो, राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति व्यवहारवादी है, व्यवहारिक है। यह केवल किताबों तक सीमित नहीं है, कला के रूप में है। उतारो अपने जीवन में। आगे देखो, नेताओं और सरकारों, ध्यान सुनना, नेताओं और सरकारों को यह सिखाता है कि राज्य का संचालन कुशलता पूर्वक कैसे किया जाए। पढ़ो नेताजी, पढ़ो, बकलोल मत बनो। नेताजी अगर पढ़ेंगे अच्छे से, सिद्धांतकारों के सिद्धांत पढ़ेंगे, जब नेताजी का दिमाग खुलेगा, है ना। तो इसलिए ये कला है। अच्छा पढ़ो नेताजी, अच्छा करो, कला है। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव को सुलझाने। मान लो मैं नेता हूं, मैंने बहुत सारे सिद्धांतकारों के सिद्धांत पढ़े हैं। अब अगर उसमें मैंने ये भी पढ़ा है व्यवहार कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं, सारी चीजें A to Z पढ़ रखी है मैंने, ठीक है। अगर मेरे सामने कोई जनता के बीच में आर्गुमेंट हो रहा होगा या कोई मेरे से प्रश्न वगैरह, अच्छे से हैंडल कर लूंगा कि नहीं? कला है, ठीक है। तो देखो, टकराव को सुलझाने, शांति बनाए रखने और व्यवहारिक रास्ते दिखाते हैं, क्योंकि मैं नेता हूं, अच्छा वाला, क्यूट वाला, है ना। देखो मेरे गाल लाल लाल है कि नहीं? मैं नेता हूं, मैं अच्छा वाला नेता हूं, लेकिन गंदा नहीं। यह नागरिक जीवन को सुखी और व्यवस्थित बनाने की एक व्यवहारिक तकनीक है। तो बताओ, क्या ये कला बेकार है? क्या ऐसे लोग अच्छे नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो राजनीतिक सिद्धांत केवल, अब देखो ये तीन तो हमने पढ़ लिया। अब आप बताओ, क्या राजनीतिक सिद्धांत केवल विज्ञान है? नो। क्या राजनीतिक सिद्धांत केवल दर्शन दिखाता है? नो। क्या राजनीतिक सिद्धांत केवल कला है? नो। तो ये क्या है? ये तीनों है। ठीक है, चलिए उसके बाद आ गया, हाँ इसकी प्रकृति बदलती धारणा है। प्रकृति की बदलती धारणा है, समय समय पर चेंजेस आते हैं। क्या जैसे पुराने नेता थे, क्या अभी भी वैसी है? नहीं, अब एजुकेटेड भी आ रहे हैं, अब समझदार भी आ रहे हैं। आगे बात समझ में? चलिए, तो वही बोला जा रहा है। और समझदार क्यों ना बने, हमारे यहाँ के लोग जागरूक हो चुके हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स जागरूक हो चुके हैं, ये चीजें हैं। तो देखो, प्रकृति की बदलती धारणाएं, डायनेमिक नेचर, यानी इसकी प्रकृति समय के साथ साथ बदलती रही है। शास्त्रीय कला में यह दार्शनिक थी, आधुनिक कला में यह वैज्ञानिक व्यवहारवादी हो रही है। यानी पहले ये दार्शनिक थी, सिर्फ देखो किताबों में पढ़ो, लेकिन अब व्यवहारवादी है, व्यवहार में उतारो। मैं नेता हूं। ठीक है, गुस्सा आ रहा हो कई लोगों के, नहीं चिड़चिड़ी। चलो कोई बात नहीं, अच्छे से पढ़ेंगे जब भी मजा आएगा पढ़ने में, है ना। चलो, किसी भी चीज को जब हम समझते हैं ना, तो उसको इसी तरीके से अगर समझाया जाए तो ज्यादा मजा आता है। चलो, तो बोला जा रहा है इसकी क्या प्रवृत्ति बदल रही है, इसकी प्रकृति। देखो, इसकी प्रकृति समय के साथ साथ बदलती रही है। शास्त्रीय कला में यह दार्शनिक थी, आधुनिक कला में यह वैज्ञानिक व्यवहारवादी हो गई, और समकालीन काल में, यानी अभी, ठीक है, समकालीन काल में उत्तर व्यवहारवादी हो चुकी है। यह तथ्य और मूल्यों दोनों को मिलाकर जन कल्याण के मुद्दों पर केंद्रित हो चुके, यानी आज हर तरीके से। तो निष्कर्ष अगर मैं एक बार में बोलूं ना, निष्कर्ष की अगर मैं बात करूं, तो देखो क्या होगा निष्कर्ष में, कंक्लूजन क्या निकलता है। राजनीतिक सिद्धांत ना तो पूरी तरह भौतिक विज्ञान है, ना ही केवल काल्पनिक दर्शन है, यह एक सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक सबसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। और प्रकृति, जिसकी प्रकृति दार्शनिक भी है, जो आदर्श देती है, वैज्ञानिक भी है, जो यथार्थ समझाती है, रियल, यथार्थ मतलब रियलिस्टिक, भाई ये हो रहा है समाज में, रियलिस्टिक, और एक कला भी है जो इसे समाज में लागू करती है।
क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, नींद आ रही हो तो पानी मारो छपड़ से मुंह पे, पूरे आखियां उखियां बाहर आ जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। इंग्लिश वाले बच्चे, इंट्रोडक्शन मैंने पढ़ा दिया। पॉलिटिकल थ्योरी एज अ साइंस, पॉलिटिकल थ्योरी एज अ फिलोसफी, पॉलिटिकल थ्योरी एज एन आर्ट, एन इवॉल्विंग एंड डायनामिक डिसिप्लिन। ठीक है, ये इसका मतलब क्या था? तो ये था, ये प्रकृति की बदलती धारणाएं। ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन पढ़ लिया और इसको हीरोइन हमने बना दिया। साइमन क्लास को आप लोग प्लीज सपोर्ट करें और जो है जिंगल आला करके नाचते रहो और पढ़ते रहो। चलिए थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं ना। अगर आप लोग अभी तक वीडियो में बने हो तो बहुत शुभकामनाएं आपको। क्यों? क्योंकि आप पढ़ने वाले हो। एग्जाम 4 दिन बाद भी है, 3 दिन बाद भी है, तो भी आप एक सेमेस्टर इजीली खत्म कर लोगे मेरे चैनल से, हमारे चैनल से। ठीक बा, बढ़िया से सारा A to Z पढ़ा देता हूं। चलिए, अगर आप लोग के भाई बहन अगर NIOS से हो, ओपन से हो, 11th 12th के हो, तो उनको आप जो है सब्सक्राइब करने के लिए बोल सकते हो चैनल को, उनको भेज सकते हो, अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं राजनीतिक सिद्धांत की उपयोगिता। अब थर्ड हमारा आ गया कि भाई राजनीतिक सिद्धांत की उपयोगिता किस चीज में। भाई राजनीतिक सिद्धांत पढ़ रहे हैं ना हम लोग, बहुत सारी चीजों का सिद्धांत पढ़ लिए, तो उसका यूज क्या है, उपयोगिता क्या है, प्रासंगिकता कितना फैला हुआ है, महत्व इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व का सविस्तार वर्णन करना है। यह एक आम नागरिक, ध्यान सुनना, आम नागरिक और छात्र के लिए क्यों आवश्यक है। भाई क्यों जरूरी है? सिद्धांत पढ़ना हर किसी के लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे दिमाग खुलेगा। तो देखिए, डिस्क्राइब इन डिटेल द यूटिलिटी, यानी इसकी उपयोगिता, और रेलिवेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। व्हाई इज इट एसेंशियल, जरूरी क्यों है, फॉर एन ऑर्डिनरी सिटीजन एंड स्टूडेंट्स। तो सबके लिए जरूरी है भाई, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए जरूरी है, और नेताजी के लिए तो बहुत जरूरी है जो शासन करने आए हैं। क्यों भाई? तो देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। देखिए आगे क्या है, भूमिका। भूमिका जी को पढ़ते हैं अच्छे से। देखिए भूमिका क्या है वो देख लेते हैं। देखिए भूमिका क्या कहती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि सिद्धांत केवल बड़ी बड़ी किताबों, ध्यान सुनो, ऐसे लगता होगा ना बहुत बड़ी बड़ी किताबों में, है ना, तो सिद्धांत केवल बड़ी बड़ी किताबों, विद्वानों के लिए होते हैं। नहीं भाई, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए जरूरी है, और उनका आम जीवन से कोई संबंध नहीं है। तो ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन राजनीतिक सिद्धांत के संदर्भ में यह बात बिल्कुल गलत है। कैसे? जब तक मानव समाज में सरकारें, कानून और अधिकार मौजूद है, तब तक राजनीतिक सिद्धांत की उपयोगिता और प्रासंगिकता, यानी उसका विस्तार हमेशा बनी रहेगी। यह हमारे दैनिक जीवन, डेली लाइफ में प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित है। कहां राजनीति नहीं है आप बताओ? समाज में रह रहे हैं तो जाहिर सी बात है, नाली भर रही है, गली में सड़क पानी भर गया है, तो तभी आपको राजनीति याद आएगी कि नहीं आएगी? हर जगह राजनीति है भाई। तो इसलिए सिद्धांत पढ़ना बहुत जरूरी है। तो पहला क्या बोल रहे हैं, राजनीतिक अवधारणाओं को स्पष्ट करना। आखिर राजनीतिक अवधारणाएं होती क्या है, यानी क्लियरिफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। क्या है वो? देखो, हम रोजमर्रा की जिंदगी में स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं कि नहीं करते? हमें स्वतंत्रता चाहिए कि नहीं? तो हम रोजमर्रा की जिंदगी में स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र और न्याय जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनका असली और गहरा अर्थ क्या है? राजनीतिक सिद्धांत इन अवधारणाओं को, इनके अवधारणाओं को स्पष्ट करता है। भाई स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्षता, नागरिकता, ये सारी चीजें क्या है? इन सबके सिद्धांत अलग अलग सिद्धांतकारों ने लिखे हुए हैं। तो हम डिटेल में अगर पढ़ना चाहें तो सिद्धांतों का अध्ययन करके हम इन सारी चीजों को पढ़ सकते हैं। उदाहरण के लिए यह हमें बताता है कि नकारात्मक स्वतंत्रता, सकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है, पॉजिटिव फ्रीडम, नेगेटिव फ्रीडम क्या है। तो मैं अभी एक तुरंत ही बता देता हूं। पॉजिटिव यानी सकारात्मक स्वतंत्रता उस स्वतंत्रता को कहते हैं, पॉजिटिव उसको कहते हैं जिसमें आपके ऊपर कुछ ना कुछ प्रतिबंध हो, आपकी स्वतंत्रता के ऊपर कुछ लिमिटेशन हो। और नेगेटिव वाली क्या होती है, नकारात्मक, जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई पाबंदियां नहीं, तो आप गलत काम भी कर दोगे ना भाई। तो ये चीज, चलो ये हो गया। उसके बाद क्या है, न्यायपूर्ण समाज और भविष्य का मार्गदर्शक। तो देखो क्वेश्चन था हमारा, राजनीतिक सिद्धांत की उपयोगिता, प्रासंगिकता, कितना कहां यूज में आता है राजनीतिक सिद्धांत? मैं बोलता हूं हर जगह यूज होता है ना। तो कैसे? वो देखो, तो बोला जा रहा है न्यायपूर्ण समाज और भविष्य का मार्गदर्शक। अगर आप चाहते हो बहुत अच्छा न्यायपूर्ण समाज बने और भविष्य भी उसका अच्छा रहे, तो सिद्धांत बहुत जरूरी है। तो वही बोल रहा है
क्या बोल रहा है? तो यह सिद्धांत सरकारों को नीतियां बनाने के लिए एक वैचारिक आधार देता है। अगर सरकार पढ़ी लिखी है, सिद्धांतों का अध्ययन करती है, कोई भी सरकार में बैठा हो, तो राजनीति अच्छी चलेगी। जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत आज भी दुनिया भर की सरकारों को गरीबों और वंचित वो होते हैं जिनको समाज से बिल्कुल अलग कर देते हैं, वंचितों के लिए कल्याणकारी नीतियां बनाने के लिए प्रेरित करता है। यह समाज को एक सही दिशा देता है या दिखाता है। तो बताओ, न्यायपूर्ण समाज और भविष्य का मार्गदर्शक करता है कि नहीं राजनीतिक सिद्धांत? तो राजनीतिक सिद्धांत की उपयोगिता हर फील्ड में है, वो बहुत एसेंशियल है। तीसरा पॉइंट है आलोचनात्मक सोच का विस्तार, फॉस्टरिंग क्रिटिकल थिंकिंग। क्या है? एक छात्र और नागरिक के रूप में, ध्यान सुनना, हर किसी के लिए जरूरी है भाई, आलोचनात्मक सोच का विकास। यानी देखो, अगर आप पढ़े लिखे हो, आपने सिद्धांतों का अध्ययन किया है, तो क्या आप सरकार की आलोचना नहीं कर सकते? बिल्कुल करोगे। इसीलिए सिद्धांतों का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। यह सिद्धांत हमें अंधभक्त और मूक दर्शक बनने से रोकता है। ये नहीं कि अंधभक्त बन के जो कर रही है सरकार करते रहने दो, गलत भी कर रही है तो हे मेरी सरकार, ऐसी सरकार नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यह हमारे अंदर आलोचनात्मक सोच डालता है, जब तो हम किसी भी सरकार से प्रश्न पूछ सकते हैं अगर पढ़ेंगे तो, और जिससे हम सरकार के फैसलों और कानूनों और सत्ता के दावों पर तर्कसंगत सवाल उठा सकते हैं, और यह हमें क्या सही है क्या गलत है उसको समझने में बताता है। अब खुद बताओ, क्या राजनीतिक सिद्धांत की उपयोगिता नहीं है? क्या राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। उसके बाद जागरूक और सतर्क नागरिक बनाने के लिए, यानी जागरूक और सतर्क नागरिकता के लिए, देखो ध्यान सुनना, यानी क्रिएटिंग एनलिस्टेंट सिटीजन, यानी लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि नागरिक कितने जागरूक हैं। भाई एक बात बताओ, आप जागरूक कब बनोगे? जब पढ़ोगे ना। जब पढ़ोगे तो राजनीतिक सिद्धांत नागरिकों को, याद रखना, राजनीतिक सिद्धांत क्या कर रहा है? नागरिकों को उनके अधिकारों, राइट्स और कर्तव्य यानी ड्यूटीज के प्रति सचेत करता है, जिससे वे अपने वोट का सही इस्तेमाल कर सके। यानी किसी को भी वोट दे दो, ऐसा नहीं। तानाशाही प्रवृत्तियों का विरोध कर सकते हैं, जो तानाशाही है उसका विरोध। तो कब कर सकते हो आप ये लोग? ये सब जब आप अध्ययन करते हो, जब आप पढ़े लिखे हो, जब आप समझदार हो, पगलू नहीं हो। उसके बाद है सामाजिक विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। आपने कई सिद्धांत पढ़ रखे हैं, अगर आपके समाज में बवाल भी हो रहा होगा ना, तो आप उस बवाल को रोक सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने सिद्धांतों का अध्ययन कर रखा है। तो वही है, समाज में जाति, धर्म, वर्ग के नाम पर होने वाले विवादों को सुलझाने के लिए राजनीतिक सिद्धांत विभिन्न दृष्टिकोण, बहुलवाद, सहिष्णुता प्रदान करता है, जिससे शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का संभव होती है। यानी शांतिपूर्ण सहअस्तित्व बना रहता है, इससे शांति बनी रहती है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? मजा आ रहा हो तो जरा झटके में फोन रखो साइड में, ढिंचिक नाचते रहो, बिल्कुल हीरोइन बन जाओ। ठीक है, चलो उसके बाद अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। निष्कर्ष क्या निकला? तो बताओ, संक्षेप में अगर देखें तो राजनीतिक सिद्धांत की उपयोगिता केवल परीक्षा पास करने तक ही सीमित नहीं है। आप जो पढ़ रहे हो, देखो ये आपकी लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो पॉलिटिकल ऑनर्स आपने क्यों लिया है? ताकि आप राजनीति के फील्ड में एक एक चीज जान सको। अगर एक ही झटके में आप एग्जाम से एक दिन पहले अगर पढ़ रहे हो, तो ये आपको भी पता है कि आपकी गलती है बहुत बड़ी। आप राजनीतिक सिद्धांत को समझ ही नहीं पाओगे, है ना। पॉलिटिकल ऑनर्स आप कर रहे हो तो, लेकिन आपके अंदर इतनी समझ नहीं होगी कि हाँ, राजनीतिक सिद्धांत हमें सिखाता क्या है, राजनीति होती क्या है। इसीलिए डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। जो पढ़ने वाले बच्चे वो अच्छे से पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा उनको। तो देखिए, तो वही बोल रहा है, इसके पास करने के लिए नहीं, बल्कि यह एक सभ्य, लोकतांत्रिक और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण और बौद्धिक हथियार है। दिमाग बढ़ जाएगा इससे, यानी कि दिमाग बढ़ गया ऐसे वाला नहीं, इंटेलिजेंट हो जाओगे। यह हर व्यक्ति के लिए जरूरी है जो एक गरिमापूर्ण सामाजिक जीवन जीना चाहता है। तो हमने पढ़ लिया, सबको समझ में आ गया होगा। इंट्रोडक्शन पढ़ा, ठीक है, क्लियरिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, ब्लूप्रिंट्स फॉर अ जस्ट सोशल ऑर्डर, फॉस्टरिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड जजमेंट पढ़ लिया, नर्चरिंग conscientious and vigilant democratic citizens, tools for peaceful conflict resolution। ठीक है, इसका कंक्लूजन हमने पढ़ लिया। चौथा क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा, ध्यान से बिल्कुल सुनना है ना। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के
ध्यान सुन लेना, राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोण यानी अप्रोचेस क्या है उसका वर्णन करना है, विशेषकर ऐतिहासिक, यानी अगर हम राजनीतिक सिद्धांत को ऐतिहासिक रूप से पढ़ें या संस्थागत यानी इंस्टीट्यूशनल दृष्टिकोण के रूप में पढ़ें तो क्या अंतर है वो दोनों जानना है ना। तो देखते हैं, डिस्क्राइब द वेरियस अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, स्पेशली हाईलाइट द हिस्टोरिकल एंड इंस्टीट्यूशनल अप्रोचेस। तो कैसे पढ़ना है वो देख लेते हैं भाई, ध्यान सुनना। तो पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे हीरोइन बन के, ठीक है। देखिए ध्यान सुनना, बोला जा रहा है कि दृष्टिकोण या पद्धति, यही चीज एक ही चीज बोल सकते हैं, अप्रोच बोलते हैं, का अर्थ होता है वह तरीका या नजरिया। इसका मतलब क्या है, दृष्टिकोण मतलब पद्धति मतलब तरीका या नजरिया, जिसके माध्यम से हम राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। यानी राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन हम किस रूप में कर रहे हैं, है ना, या हिस्टोरिकल या नए वाले टाइम के हिसाब से। तो वही है, बोले यार राजनीतिक सिद्धांत को समझने के लिए विचारकों ने अलग अलग समय पर विभिन्न दृष्टिकोण का सहारा लिया है, जिनमें मुख्य रूप से पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल यानी हिस्टोरिकल और एक आधुनिक होता है मॉडर्न। देखो राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ना है ना, राजनीतिक सिद्धांत जब हम कोई अपना सिद्धांत दे रहा होता है तो हम पुरानी चीजों को भी देखकर नई चीज कर सकते हैं या नए को देखकर ही निर्माण कर सकते हैं। तो कैसे, ऐतिहासिक दृष्टिकोण क्या होता है, हिस्टोरिकल अप्रोचेस देखते हैं। तो इस दृष्टिकोण में कोई के प्रमुख समर्थक कौन है, मैकियावली, सबाइन और डनिंग है, ये तीन विचारकों के जो पुराने विचारकों में आते हैं। इनका मानना है कि किसी भी राजनीतिक विचार या संस्था को, किसी भी राजनीतिक विचार या संस्था को तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक हम उसके इतिहास को न जान लें। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, देखो इनका कहना है, इन तीनों जने का कहना है, मैकियावली, सबाइन और डेनिंग, इनका कहना क्या है कि हम किसी भी कॉन्सेप्ट को जब तक नहीं समझ सकते, जब तक कि हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम उसका इतिहास न जान ले। तो इनका ये कहना, तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण बता रहे हैं। जैसे यह मानता है कि राजनीतिक विचार अपने समय की परिस्थितियों की उपज होते हैं, यानी राजनीतिक सिद्धांत पुरानी चीजों को पढ़कर ही नया ला सकते हैं। जैसे हॉब्स के विचार इंग्लैंड के गृहयुद्ध से प्रभावित थे, यानी जैसे बोले ना, हॉब्स के विचार इंग्लैंड के गृहयुद्ध, इंग्लैंड में गृहयुद्ध हुआ था तो हॉब्स ने अपने विचार जब प्रकट किए तो इंग्लैंड के गृहयुद्ध से ही सीख कर प्रकट कर दिए। तो इतिहास जरूरी है कि नहीं, वो चीज राजनीतिक सिद्धांत में इतिहास जरूरी है कि नहीं, पहले हम वो पढ़ रहे हैं। देखो यह भूतकाल की घटनाओं, जो पुराने टाइम पे घटनाएं हुई उनके आधार पर वर्तमान को समझने और भविष्य के लिए सीख लेने पर जोर देता है। यानी भूतकाल में क्या हुआ, पास्ट में क्या हुआ, उसके आधार पर वर्तमान को समझो और भविष्य में क्या हो सकता है वो भी लिखो। तो इस तरीके से, है ना, तो ये चीज हो गया, है ना। उसके बाद क्या है वो देखो, बोला जा रहा है इसकी सीमा क्या है, इसकी आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि यह कभी कभी केवल इतिहास का वर्णन बनकर ही रह जाता है और वर्तमान समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान नहीं दे पाता। यानी ये पुरानी चीज को जब हम पढ़ के कोई चीज करते हैं तो हिस्ट्री बन के रह जाती है, कई बार इनकी बस नेगेटिव चीज यही है ना। चलिए उसके बाद क्या बोल रहा है, संस्थागत दृष्टिकोण इंस्टीट्यूशनल अप्रोच की अगर मैं बात करूं, यानी ये कुछ नया लेकर आता है। जैसे संस्थागत अप्रोच कई बार ऐसा होता है ना कि जीव लपलपा जाती है ना। चलिए देखते हैं, संस्थागत दृष्टिकोण यानी इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, यह पारंपरिक राजनीति विज्ञान का एक और मुख्य दृष्टिकोण है। इसके तहत राजनीति का अध्ययन केवल संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है। इसकी मुख्य बात है, संस्थाएं मतलब जैसे वही संस्थाएं, लोकसभा, राज्यसभा, मतलब ये संस्थाएं हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ये सब संस्थाएं हो गई। बोले यार यह सरकार के औपचारिक ढांचों, जैसे औपचारिक ढांचे कौन से, संविधान, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और नौकरशाही के अध्ययन पर जो है केंद्रित करता है। और ये हर चीज पर जोर देने को बोलता है ना, बोलता है यह विभिन्न देशों के कानूनों, उनके संवैधानिक ढांचों की तुलना करता है,
कंपैरेटिव स्टडी, यानी आधुनिक वाले में क्या होता है, हिस्ट्री वाले में क्या था, इससे पहले ऐतिहासिक वाला जो था, पुरानी चीजों को देखकर समझो। पर ये क्या है, संस्थागत दृष्टिकोण, यानी अभी नया वाला, इसमें जो चल रहा है देश दुनिया में उनको देखो समझो और अपने वहां फिर लागू करो, ऐसे वाला। सीमा क्या है इसकी, यह दृष्टिकोण केवल कागजी और औपचारिक नियमों पर ध्यान देता है, यानी जो चल रहा है उस पर, और समाज में पर्दे के पीछे चल रही वास्तविक राजनीति जैसे जाति, दबाव समूह, वोटिंग व्यवहार को छोड़ देता है। यानी एक्चुअल में क्या चल रहा है उसको छोड़ देगा, यानी जो सामने है बस उसी को देख रहा है, यानी सिर्फ विकास करने पर जोर देगा, ऐसी चीजों पर ध्यान देता है। पर वो क्या है, वो पुराने को भी देख कर करने की कोशिश कर रहा है। दार्शनिक या मानक दृष्टिकोण, इसमें क्या है, दार्शनिक या मानक दृष्टिकोण क्या है, नॉर्मेटिव फिलोसॉफिकल अप्रोच। यह दृष्टिकोण प्लेटो, याद रखना, यह दृष्टिकोण प्लेटो, रूसो। दार्शनिक या मानक क्या है, कुछ दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे यह दृष्टिकोण प्लेटो और रूसो जैसे विचारकों द्वारा अपनाया गया है। ये किसने अपनाया है, प्लेटो और रूसो ने, प्लेटो और रूसो जैसे विचारकों द्वारा अपनाया गया है, जो मूल्यों, नैतिकता, आदर्श राज्य की स्थापना पर सबसे अधिक बल देता है, या तथ्यों, याद रखना, वैल्यूज जैसे विचारों को महत्व देता है। यानी दार्शनिक या मानक दृष्टिकोण, ये कुछ ऐसे भी होते हैं जो राजनीतिक सिद्धांत को वैल्यू जो तुलना करके देखते हैं। कुछ ऐसे था तो इसमें पुराना बेकार था तो नया अच्छा करो, है ना। बोला जा रहा है आधुनिक या व्यवहारवादी। अगर वर्तमान की मैं बात करूं तो ये कैसे होगा, वो देख लेते हैं। आधुनिक या व्यवहारवादी आज के टाइम पे तो बोला जा रहा है यह 20वीं सदी का दृष्टिकोण है, जो औपचारिक संस्थाओं के बजाय मानव के राजनीतिक व्यवहार, यानी ह्यूमन को क्या चाहिए वो लाओ, तो ह्यूमन बिहेवियर के वैज्ञानिक अध्ययन पर जोर देता है। यह पूरी तरह से तथ्यों, आंकड़ों और सांख्यिकी पर आधारित है, यानी कि आधुनिक या व्यवहारवादी दृष्टिकोण। राजनीति में ये बहुत जरूरी है, आधुनिक और व्यवहारवादी दृष्टिकोण। नए सोच के अकॉर्डिंग देश का विकास करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निष्कर्ष क्या निकला वो सुनो। राजनीतिक सिद्धांत का कोई भी दृष्टिकोण अपने आप में पूर्ण नहीं है, अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता, यानी सब मिक्स चलता है। इसलिए समकालीन समय में, यानी पुराने समय में, एक समग्र दृष्टिकोण, इलेक्टिक अप्रोच अपनाया जाता है, जहां इतिहास, ठीक है, अभी वर्तमान के समय में भी यही चीज है, इतिहास, संस्थाओं और मानव व्यवहार तीनों का संतुलित अध्ययन किया जाता है। यानी यहाँ समकालीन है ना, यानी अभी के टाइम पे सारी चीजों का यूज किया जाता है, ठीक है, सारी चीजों का यूज। यानी ऐसा नहीं है कि भाई नया नया ही जो देख रहे हो वही करते रहो, पुरानी चीज छूट जाएंगी फिर। इसलिए राजनीति चलाओ तो राजनीतिक सिद्धांत जब आप पढ़ रहे हो तो पुरानी चीजों को लेकर भी आओ, जिससे वर्तमान का भला तो हो पाए पर भविष्य का भी हो पाए। तो ये जब सब कुछ देखेंगे तभी जाकर हो सकता है, अकेला कोई भी कुछ नहीं कर सकता। आगे बात समझ में, तो ये चीज याद रखना है, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा इंट्रोडक्शन, द हिस्टोरिकल अप्रोच पढ़ा, पुरानी चीजों को लेकर चलने वाले, द इंस्टीट्यूशनल अप्रोच यानी कि संस्थाओं को देख के वो करना, द फिलोसॉफिकल नॉर्मेटिव अप्रोच पढ़ा, द एम्पेरिकल बिहेवियरल अप्रोच, कंक्लूजन पढ़ लिया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे पांचवा, ध्यान से सुनना। देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, शास्त्रीय यानी क्लासिकल, शास्त्रीय मतलब क्लासिकल होता है, ठीक है, क्या होता है, शास्त्रीय मतलब क्लासिकल राजनीतिक सिद्धांत। भाई बोला जा रहा है शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत यानी पुराना क्लासिकल और आधुनिक मॉडर्न राजनीतिक सिद्धांत के बीच मुख्य अंतर स्पष्ट करना है। तो सिंपल सी बात है, एक पुराना राजनीतिक सिद्धांत, एक नया राजनीतिक सिद्धांत, क्या अंतर है दोनों में, तो देखते हैं। बोला है डिफाइन करना है क्लियरली बिटवीन क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी एंड मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। इनमें अंतर क्या है, बहुत बार पूछता है क्वेश्चन, कलेजा फाड़ के पूछता है क्वेश्चन, तो सभी लोग ध्यान सुनेंगे, है ना। देखिए भूमिका क्या है पहले वो जान लेते हैं,
ठीक है, भूमिका इंट्रोडक्शन। भूमिका में क्या बोल रहा है, राजनीतिक सिद्धांत के विकास क्रम को मुख्य रूप से दो बड़े चरणों में बांटा जा सकता है, शास्त्रीय मतलब परंपरागत पुराना सिद्धांत जो यूनान के काल प्लेटो और अरस्तु से लेकर 19वीं सदी तक चला, फिर उसके बाद जो नया समय आया 20वीं सदी में, है ना, अभी 21वीं चल रही है, आधुनिक सिद्धांत जो 20वीं सदी के वैज्ञानिक बदलावों के बाद पैदा हुआ। इन दोनों की सोच, पद्धति और लक्ष्यों को गहरा अंतर है। कुछ पुराने विचारक हैं, कुछ नए हैं, कुछ पुरानी राजनीतिक सिद्धांतों को मान रहे हैं, कुछ नए। तो राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन करने के लिए दो तरीका होता है, एक परंपरागत देखें यानी कि उसको हम बोलते हैं शास्त्रीय पद्धति, और एक है आधुनिक यानी जो नए समय पे आता है। जैसे पहला क्या बोल रखा है, मुख्य उद्देश्य और लक्ष्यों में अंतर। ध्यान सुनना बिल्कुल, है ना, मजा आ जाएगा बिल्कुल। देखो, शास्त्रीय सिद्धांत का मुख्य लक्ष्य, एक एक करके पढ़ाऊंगा, खोपड़ी चंचना जाएगी, मजा आ जाएगा। देखो, तो मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य में अंतर, दोनों में मुख्य उद्देश्य और उसके लक्ष्य में क्या अंतर है, कोर ऑब्जेक्टिव। जैसे शास्त्रीय सिद्धांत का मुख्य लक्ष्य एक आदर्श समाज, शास्त्रीय सिद्धांत मतलब बिल्कुल शांत वाला पुराना टाइप का ना, वो क्या चाहता है, एक आदर्श समाज बनाना चाहता है और आदर्श राज्य की निर्माण करना चाहता है, आदर्श राज्य बने, है ना, बोला जा रहा है का निर्माण करना था जहां नागरिकों का नैतिक कल्याण हो। याद रखना, नैतिक कल्याण मतलब उनके बुद्धि का विकास हो सके। इसके विपरीत जो आधुनिक है, आधुनिक, दोनों को एक साथ कंपेयर करके देखना, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का लक्ष्य क्या, किसी आदर्श की कल्पना करना नहीं है कि हाँ वो अच्छा बने, कैसा बने, वो लेना देना नहीं है, बल्कि राजनीतिक यथार्थ यानी रियलिटीज और वास्तविक व्यवहार को ठीक वैसे ही समझना है जैसे वह है। यानी ये पुराना वाला लोगों के दिमाग में घुसकर उनकी आदतें व्यवहार भी अच्छा करना चाहता है, पर नए वालों को इससे मतलब नहीं है। नए वालों को क्या है, वास्तविक व्यवहार को ठीक वैसे ही समझना है जैसे वह है, जैसे आप हो वैसे ही रहो, लेकिन यहाँ विकास से मतलब है। और पुराना वाला क्या था, वो हर तरीके से लोगों को आगे बढ़ाने की सोच रहा है ना। देखो, शास्त्रीय सिद्धांत का मुख्य लक्ष्य क्या था, आदर्श समाज बनाना, आदर्श राज्य बनाना, पर और जहां नागरिकों का नैतिक कल्याण हो, दिमाग का विकास हो। पर आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत क्या है, का लक्ष्य है किसी आदर्श की कल्पना करना नहीं है, आदर्श राज्य की कल्पना करने से मतलब नहीं है, बल्कि राजनीतिक यथार्थ, रियल और वास्तविक व्यवहार को ठीक वैसे ही समझना है जैसे वह है। यानी जैसे है वैसे ही रहो और अच्छा बनो, लेकिन ये जड़ से मजबूत करना चाहता है सबको। दूसरा, मूल्य बनाम तथ्य, वैल्यूज वर्सेस फैक्ट। क्या है, यह बोला जा रहा है कि यह सबसे बड़ा अंतर है शास्त्रीय सिद्धांत मूल्य प्रधान। सबसे बड़ा अंतर क्या है, शास्त्रीय सिद्धांत मतलब मूल्य प्रधान है ये पुराना, और जहां नैतिकता पर जोर देते हैं, लोगों के दिमाग पर, कर्तव्य और न्याय सर्वोपरि है, सबके लिए अच्छा होना चाहिए। दूसरी ओर आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत क्या है, मूल्य मुक्त है, उनमें कोई हमें उनको लेना देना नहीं है कि लोगों की नैतिक सोच कैसी है, नहीं, विकास से मतलब विकास दे तो लोगों को बहुत है। तथ्य प्रधान होने का दावा करता है, जहां केवल उन चीजों का अध्ययन किया जाता है जिन्हें वैज्ञानिक रूप से मापा और परखा जा सके, सिर्फ वैज्ञानिक रूप से। पर पुराना वाला शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत क्या था, जो लोगों को सच में अच्छा बनाना चाहता था, जहां नैतिकता पर जोर, कर्तव्य पर, न्याय सर्वोपरि हो। आज के टाइम पे न्याय मिल रहा नहीं मिल रहा, भाड़ में जाओ, क्या करना है, बस विकास से मतलब है, विकास हो रहा और रियल में हो ही रहा है यही। कहां किसी को न्याय मिल पा रहा है क्या टाइम पे, नहीं। तीसरा है अध्ययन की पद्धति। अगर हम पढ़े दोनों को, दोनों अलग अलग है। शास्त्रीय विचारक दार्शनिक, ऐतिहासिक, कानूनी और काल्पनिक पद्धतियों का उपयोग करते हैं, जैसे प्लेटो की रिपब्लिक। इसके विपरीत आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतकार क्या है, पूरी तरह से वैज्ञानिक हो चुके हैं। पुराने वाले क्या थे, ऐतिहासिक, कानूनी, काल्पनिक, यानी कुछ सोच के भी कोई काम करते। जैसे मान लो हमारे मम्मी पापा की पीढ़ी और हमारी पीढ़ी, वो हमेशा रिश्तेदार परिवारों को लेकर चलने की बात करते थे, पर आज हमारी वाली पीढ़ी क्या हो गई है,
रिश्तेदार परिवार, रिश्तेदार खानदान वालों से कोई मतलब नहीं है, सब अलग अलग चल रहे हैं। वही सेम यहाँ पे भी है, शास्त्रीय विचारक वो सबको लेकर चलने की हर तरीके से, और जो आधुनिक है वो केवल नए वैज्ञानिक रूप से चलने की कोशिश सांख्यिकीय और गणितीय मॉडलों आंकड़ों को देखते हुए चल रही है, ताकि निष्कर्षों को पूरी तरह से न्यूट्रल रखा जा सके। विकास पर जोर दे रहे हैं पर पुरानी पद्धति के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। समझ में आ गया? चलिए, उसके बाद है हमारा चौथा, क्या बोल रहा है? अध्ययन का दायरा, स्कोप ऑफ स्टडी। शास्त्रीय सिद्धांत का दायरा, पुराने वाले सिद्धांत का दायरा क्या है वो देखो। शास्त्रीय सिद्धांत का दायरा सृष्टिगत यानी मैक्रो बड़ा था, प्रशासनिक ये क्या नाम है, शास्त्रीय सिद्धांत बहुत बड़े लेवल पर सोचता था, जैसे हमारे मम्मी पापा बहुत बड़े स्तर पर सोचते हैं सबको एकजुट करके रखने की, पर हम लोग अरे ये जाए बस एक दोस्त रहे बस वही है, परिवार रहे अपना ठीक है। तो ऐसा है ना, कहाँ आप कोई ज्वाइंट फैमिली में रहना पसंद करता है? कोई नहीं रहना पसंद करता, बहुत से लोग नहीं रहते हैं, है ना, वही असंतर है, वैसे ही समझो इसको। शास्त्रीय सिद्धांत का दायरा समाष्टिगत मैक्रो था, जो पूरे राज्य समाज और न्याय व्यवस्था की बात करता था, यानी पूरे समाज को एक साथ लेकर चलने की कोशिश करता था। कौन? शास्त्रीय सिद्धांत। आधुनिक सिद्धांत की बात करें तो कुछ नहीं, सूक्ष्म यानी माइक्रो अध्ययन पर केंद्रित है, और अध्ययन पर केंद्रित है, जैसे एक व्यक्ति वोट क्यों देता है, एक एक व्यक्ति पर, वहां पूरे सबको लेकर चलो। और दबाव समूह कैसे काम करते हैं, या शक्ति या सूक्ष्म शक्ति का सूक्ष्म संरचना मेरे को लगी बहुत ही भूख, जब मेरे को लग जाती भूख तो ये जो बीपी है बिल्कुल लो हो जाती है ना, बहुत खाने का मन करता है, कुछ भी खा जाओ, ठीक है। तो ये चीज है, बस लास्ट है वो सुन लेना, है ना। देखो बोले यार मुख्य विचारकों की तुलना की अगर हम बात करें, की थिंकर्स यानी शास्त्रीय परंपरा के स्तंभ प्लेटो, अरस्तु, एक्विनास, हॉब्स, लॉक, रूसो और मार्क्स थे। वहीं आधुनिक सिद्धांत के प्रमुख विद्वानों में कौन है? डेविड ईस्टर्न है। कौन है? नाम याद रखना है, पॉलिटिकल में ये बहुत जरूरी होता है। रॉबर्ट गैल, हेरोल्ड और लॉसवेल, यही है एक ही, और कैटलिन शामिल है। तो ये क्या है? ये आधुनिक विचारक हैं। समझ में आ गया सबको? ये आधुनिक विचारक हैं। चलिए, निष्कर्ष क्या निकलता है? संक्षेप में कहें तो शास्त्रीय, ध्यान देख लो, इसी में पूरा क्लियर कर देता हूं, ठीक है। देखो निष्कर्ष क्या है, संक्षेप में कहें तो शास्त्रीय सिद्धांत जहां क्या होना चाहिए कि दार्शनिक चिंता से ग्रस्त है, वहीं ये बोल रहा है क्या होना चाहिए। पुराने वाले बोल रहे क्या होना चाहिए, आधुनिक वाले बोल रहा है क्या है। पुराने वाले बोल रहे क्या होना चाहिए भाई, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, और नए वाले क्या है। तो ये चीज है, दोनों में अंतर। वो डायरेक्ट बोल रहा क्या है, दिखाओ जरा मुझे, है ये चीज अलग ही। तो वैज्ञानिक खोज पर आधारित है। वर्तमान समय में दोनों को मिलाकर उत्तर व्यवहारवाद, यानी दोनों के हिसाब से आज चल रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं उत्तर व्यवहारवाद के रूप में एक संतुलित मार्ग अपनाया गया है। हमारे यहाँ शास्त्रीय सिद्धांत के अकॉर्डिंग भी नहीं चल रहा, ना आधुनिक के अकॉर्डिंग चल रहा है, दोनों को मिला दो तो उत्तर व्यवहारवाद के अकॉर्डिंग आज हमारा समाज, आज हमारी राजनीतिक सिद्धांत चल रहे हैं, ठीक है। तो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, फंडामेंटल, ऑब्जेक्टिव एंड फोकस पढ़ लिए, नॉर्मेटिव वैल्यूज वर्सेस एम्पेरिकल फैक्ट्स, और मेथोडोलॉजिकल डाइवर्जेंस, और मैक्रो वर्सेस माइक्रो डायमेंशंस पढ़ लिए, रिप्रेजेंटेटिव थिंकर्स पढ़ लिए। यहाँ होता है और कंक्लूजन के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त। समझ में आ गया? सकता हूँ आप लोग को ये चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर आ गया हो तो प्लीज साइमन क्लास को आप लोग सपोर्ट करें, बहुत ज्यादा सपोर्ट की अभी बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। आप लोग सब्सक्राइब कर लें, अगर अच्छा लगा हो तो जरूर करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा के ऑल का बटन जरूर से दबा लें, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोस आप लोग को अच्छी मिलती रहेंगी, ठीक है। तो देखिए ये जो हमने चैप्टर पढ़ा बीए ऑनर्स का सेमेस्टर 1 का हम लोग पढ़ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, चैप्टर नंबर 2 है राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ। ये हमने पढ़ा, 5 क्वेश्चन पढ़े जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चैप्टर जो आएगा ही आएगा, पक्का है ये, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग थर्ड चैप्टर करेंगे, ऐसे 10 चैप्टर है इस बुक के अंदर, फिर सेकंड बुक उठाएंगे उसको कर लेंगे, थर्ड फोर्थ ऐसे करके पहला सेमेस्टर खत्म, चटनी बना देंगे उसकी। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।